और जतिन तमाम जानकारियों को देने के लिए जुड़ चुके हैं। जतिन, ये बताइए, इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ पुनीत के परिवार वालों ने जाकर शिकायत दर्ज करा दी है, अब आगे का एक्शन क्या होगा? आज बिल्कुल देखिए, अभी अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि पुनीत का जो पोस्टमार्टम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात पुनीत की फैमिली ने की थी और उसी मेडिकल बोर्ड के जरिए जो एक तरीके से पोस्टमार्टम है वो अभी कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन अभी जो पुनीत की फैमिली सवाल खड़े कर रही है वो दिल्ली पुलिस पर भी कर रही है कि अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। हालांकि कल पुनीत की फैमिली के जरिए शिकायत जो पुनीत की पत्नी है उनके खिलाफ जो साफ तौर पर दी गई, लेकिन अभी जो ये वीडियो सामने आ रहा है और ऑडियो सामने आ रहा है, इस वीडियो ऑडियो को भी पुनीत के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस को बतौर सबूत दिए हैं और ये बोलने की मंशा है पुनीत की फैमिली की कि किस तरीके से जो पुनीत की वाइफ थी और उनके जो फादर थे वो लगातार प्रेशराइज कर रहे थे। 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का जिक्र इसमें साफ तौर पर किया जा रहा है। जिस घर का जिक्र किया जा रहा है उसी घर में पुनीत रहता था और उसी घर में पुनीत ने आत्महत्या की, लेकिन वो घर पुनीत की जो पत्नी है उनके नाम पर था और उसके एवज में 2 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही थी। लेकिन जब आप ऑडियो सुन रहे हैं तो ऑडियो में वो 2 करोड़ से हटकर 45 लाख रुपए हो गया। तो कैसे दबाव बनाया गया, अपनी बात से मुकरा गया। पुनीत के परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि एलिमनी के तौर पर जो पैसे डिवोर्स केस के दौरान दिए जाने थे उन पैसों को लेकर भी बाद में एक तरीके से पहले सहमति जताई गई और उसके बाद उसको इनकार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी खफा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो पैसा तय किया गया था उसके एवज में जब बात फाइनलाइज होती है तो कुछ और पैसे की मांग कर ली जाती है और इसी होप को उसने खोया और उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुनीत के जो परिवार वाले हैं वो लगातार पुलिस से इसी बात को लेकर गुहार कर रहे हैं कि सबसे पहले पुनीत की जो पत्नी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत अभी पुलिस को मिली है, चाहे वो पुनीत की फैमिली के जरिए हो या जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं उसकी फैमिली के जरिए भी पुनीत पर जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर करने की बात की गई है। हालांकि इन दोनों ही मुद्दों में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा और उसके आधार पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस आधार पर FIR दर्ज कराई जाएगी। हालांकि अभी जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और जब वो चीज़ें क्लियर होंगी उसके आधार पर पुलिस आगे क्या कुछ एक्शन लेगी वो देखना होगा। जी जतिन, पुनीत के परिवार वाले लगातार ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से दबाव बनाया गया उसको लेकर जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जाए और उसी के एवज में वो FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले में जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उससे जुड़ी कई और बातें भी हैं, उसके लिए सीधे रुक करेंगे प्रियंका का। और इसी बीच देखिए, पुनीत के परिवार वालों का पक्ष आपने सुन लिया है, लेकिन वहीं पुनीत के ससुराल वालों का तर्क कुछ और है, वो कुछ और थ्योरी दे रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं। शादी के बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, डिवोर्स की बातें शुरू हुई, वो कब हुआ? कितने सालों तक जो रिलेशनशिप था वो स्मूथ था? कुछ मंथ्स ही स्मूथ चला था, उसके बाद से थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, चलो वो हमें था कि ठीक है हर हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, कोई बात नहीं, फॉर द टाइम सेटल हो जाएगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बट नथिंग चेंज्ड, ऑल इट बिकेम वर्स एंड वर्स। तो क्या वो धमका रही थी? किस बात को लेकर के धमका रही थी? पहले नहीं बनी आपस में, उसको मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना था, मेरे मम्मी पापा से भी बहुत बदतमीजी से बात करती थी, कभी उन्हें पूछती ही नहीं थी, सब कुछ था, उसको नहीं रहना था। तो मेरे भाई ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पापा मम्मी से अलग रह लेते हैं। उसको छोड़ के इन दोनों ने अलग रेंट पे हाउस वहाँ रहना शुरू करा। कुछ टाइम वहाँ रहे, उसके बाद भी इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हुई और आपस की अंडरस्टैंडिंग्स भी ख़राब होती गई। फिर अराउंड 2 years बैक फ्रॉम नाउ वो इधर इस घर में पापा मम्मी के साथ रहने लग गया था अलग से, और वो अपने पेरेंट के साथ रहने लग गई थी। उसके बाद फिर इन लोगों का आपस में डिसाइड हुआ कि हम म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं। तो जिसका फर्स्ट नोशन अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट्स की व्हाट दे डिसाइडेड ऑन कि हम ये करेंगे, 30 सितंबर को फर्स्ट नोशन साइन हुआ जिसमें दोनों ने साइन किए और सेकेंड नोशन की डेट अब हमें मिलने वाली थी। तो जब डिवोर्स के पेपर्स फाइल हो गए थे तो फिर ये सुसाइड कमिट क्यों किया? इस तरह की एक्टिविटी क्यों हुई? मतलब एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? उसके बाद फिर वो मैंने आपको बताया, शी डिनाइड कि मुझे फर्स्ट नोशन भी मंजूर नहीं है। फिर साइन क्यों किया अगर मंजूर नहीं था? ये वो बताएगी ना क्यों किए थे। नहीं कि मुझे मंजूर नहीं है, सेकंड नोशन तो मैं साइन करूंगी नहीं क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट नोशन भी बेकार है, मैं ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ दूंगी। क्या डिमांड किया थी, क्या मांगे क्या थी उनकी? सब डिसाइड हो गया था। क्या था? इनके 2 बिजनेस, 2 काम थे जिसमें से एक फॉर गॉड्स बेक ये डिसाइड हुआ था कि पुनीत को मिलेगा और वुडबॉक्स कैफे जिसका ब्रांड है वो मनिका को मिलेगा। इस बात पे दोनों ने साइन कर दिया। ये मुझे एक चीज़ और बताएं, इसके अंदर 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक जो है FIR फाइल नहीं हुई है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ है?
ये क्वेश्चन हमारा पुलिस से भी है। हम खुद बहुत परेशान हैं कि क्यों नहीं किया जा रहा है ये सब। एफआईआर के लिए हम बोल बोल के थक गए हैं कि हमें एफआईआर करवानी है। अभी तक उन्होंने कल भी हमें टाल दिया, परसों भी हमें टाल दिया कि अभी नहीं होगी। एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो होगा, तब उसके बाद होगा। एफआईआर होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। हम कब तक उसकी बॉडी के लिए तड़पे? हमें नहीं चाहिए। किस लिए ये जस्टिस, किस लिए ये लॉ? अगर वो हमारे को इस चीज़ में हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक अपने प्रेशर से, या क्या किया उन्होंने, क्या मतलब? आई डोंट नो, आई वॉन्ट द रीज़न। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, नहीं तो मैं जाके पुलिस स्टेशन बैठ जाऊंगी और मैं वहां से नहीं उठूंगी। मुझे ये एफआईआर आज चाहिए, तो मतलब चाहिए, बस। इनफ इज इनफ नाउ। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं उस घुसपैठियों की जो दिल्ली में आकर बसे हैं, लेकिन किस तरह से उन पर एक्शन लिया जा रहा है ये आपको बताने जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। घुसपैठ का मास्टरमाइंड अनीश शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से घुसपैठ के एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश किया है। बांग्लादेश से पलायन कर पश्चिम बंगाल के जरिए भारत में घुसपैठ करवाने वाले गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 28 दिसंबर को पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। इन घुसपैठियों के पास से पूछताछ के बाद पुलिस ने घुसपैठ करवाने के वाले शख्स को पकड़ा है। अनीश शेख इसका नाम बताया जा रहा है। घुसपैठिए अनीश डंकी रूट का इस्तेमाल कर 9-30 राज्यों के जरिए बांग्लादेश नागरिकों का भारत में घुसपैठ करवा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 2 भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। यानी पूरे का पूरा जो खेल है वो खुलकर सामने आ गया कि कैसे घुसपैठ करवा रहे थे, कौन सा वो रूट था, कितने लोगों को यहाँ पर लेकर के आए थे। और अनीश नाम का जो शख्स है वो मास्टरमाइंड था इसका, यानी कि वो ये बता रहा था कि कहाँ कितने लोगों को कैसे लेकर के आना है। ये भी पता लग रहा है कि डंकी रूट के जरिए भारत में घुसपैठ करवा रहा था। उन लोगों की फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठ करवाई जा रही थी, यानी फर्जी दस्तावेज पहले बनवाए जाते थे इन लोगों के, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। अनीश शेख इसका नाम बताया जा रहा है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। अब देखना यह है कि अनीश के नेटवर्क में कौन कौन थे। पुलिस का मकसद अब उन तक पहुंचना होगा। मॉड्यूल पहले बस्ट किए थे एक संगम विहार में, जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। और उसी एफआईआर की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था। इन दोनों केसेस में जब फर्दर तफ्तीश की गई, टेक्निकल सर्विलेंस और एनालिसिस किया गया, उसी फॉलोअप एक्शन के तहत हमें एक और रैकेट मिला जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट भारत लाता था और वो यहाँ सेटल कराता था। इस बाबत 568 558 एफआईआर नंबर फतेहपुर बीरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और 28 दिसंबर को हमने 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए और उनसे जो पूछताछ हुई, उनसे ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से ये रैकेट चल रहा था, कैसे वो बांग्लादेश से थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से पहले मेघालय और उसके बाद दिल्ली लोग लेके आते थे और यहाँ पर उनको फेक और फोर्ज आइडेंटिटी कार्ड बनवाते थे।